नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हंसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी है बेटी, वो तुम्हारा पति है, उसकी मार बर्दाश्त करके भी तुम्हें अपने ससुराल में ही रहना होगा। धैर्या बस की खिड़की पर टेक लगाकर उन पेड़ों और रास्तों को लगातार निहारे जा रही थी जो बहुत पीछे छूटते जा रहे थे। उसका भी तो आज सब कुछ पीछे छूट गया था। क्या वह गलत करके आई थी या जो कदम उसने उठाया है वो गलत है? ख्यालों की उधेड़ बुन से वह तब बाहर आई जब बस कंडक्टर ने उससे पूछा, मैडम कहाँ जाना है? अपने घर। उसने ये कह तो दिया पर मन के कोने में खुद की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। कौन सा घर होता है आखिर लड़की का? शादी से पहले मायके वाले कहते हैं कि तू तो चिड़िया है, उड़कर कहीं दूर चली जाएगी, ये तेरा आशियाना नहीं। और शादी करके जब ससुराल जाती है तो वो कहते हैं कि ये तो दूसरे घर से आई है, ये इसका घर नहीं। मैडम आप एक ही सवारी नहीं हैं, कंडक्टर ने तीखी आवाज़ में कहा। तो वह वापस लौटी और अपना पता बता दिया। मन को कड़ा करती हुई बैठी रही। धैर्या हिम्मत मत हार बस रुकी और साथ ही रुकी उसके ख्यालों के जद्दोजहद की गाड़ी भी। वह उतरी और घर के सामने जाकर खड़ी हो गई। अब ये घर अपना है या पराया, ये फैसला भी कुछ ही देर में होने वाला था। कांपते हाथों से उसने डोरबेल बजा दी। सामने भाभी प्यारी सी स्माइल के साथ खड़ी थी दरवाज़ा खोलने के लिए, पर जैसे ही मेरे हाथों में सूटकेस देखा तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए। अरे कौन आया है मीना? मम्मी की आवाज़ आई तो भाभी सामने से हटकर मुझे बिना कुछ कहे ही चली गईं। धैर्या, मम्मी की खनकती आवाज़ ने मेरा स्वागत किया। आखिर माँ तो माँ ही होती है। अरे वाह, बच्चा हमारे साथ रहने आई है, भैया बोले। कितने दिनों की छुट्टियाँ मिली ससुराल से? अब तक पापा भी आ चुके थे। मैं दरवाजे पर सवालों की झड़ी सुनकर खड़ी थी। मैंने आदतन अपने बालों को कानों के पीछे डालने के लिए हाथ बढ़ाया तो सबका ध्यान मेरे गाल के बने निशान पर गया। सब हक्के बक्के रह गए। मम्मी जल्दी से मेरे पास आई, फिक्र में घुली आवाज़ में पूछने लगी, ये उंगलियों के निशान? इस सवाल पर मेरी आंखें डबडबा गई थी। मेरे मुंह से आधे अधूरे ही बोल फूटे, निशांत ने क्या क्या किया उसने? मम्मी भावनाओं में बहती हुई सवाल किए जा रही थी, पर भैया और पापा चुप ही थे। उनकी वजह मुझे मालूम भी थी। अरे पहले अंदर तो आ, बेचारी कब से बाहर ही खड़ी है। मम्मी को ध्यान गया तो मुझे अंदर ले गई और सोफे पर बैठा कर बोली, मीना पानी लेके आ। भाभी पानी देकर चली गई, ज़रा सी देर भी नहीं रुकी। ये कैसे हो गया एक पल में ही? हम तो अच्छी सहेलियाँ थी ननद भाभी होने से पहले। फिर उन्हें ज़रा भी परवाह क्यों नहीं हुई कि मैं क्यों आ गई ऐसे अचानक? पर शायद उन्हें ये चिंता सताने लगी कि कहीं मैं परमानेंट ही न आ गई हूँ। भाभीयों के मन की बात कैसे छिप सकती है? ननद 2 दिन की मेहमान बनकर आए तभी अच्छी लगती हैं। खैर मैं चुप थी, इस सोच में कि किसी को तो मेरे बारे में पूछने की दिलचस्पी होगी। लंबी खामोशी के बाद भैया बोले, क्या किया तूने? मैं अचंभे से उन्हें देखती रही। मैंने? मतलब क्या है आपका? मतलब यही है कि कौन सी बात पे गुस्सा होकर उन्होंने? भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? गुस्सा आया से क्या मतलब है? हाथ उठा देंगे ऐसे? हाँ तो क्या हुआ, एक थप्पड़ ही तो है। पापा चुप्पी तोड़ते हुए बोले। सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। क्या एक थप्पड़ ही तो है? कितना आसान लगता होगा ना ये कहना कि एक थप्पड़ ही तो है। मैं चाहती तो सब कुछ अभी कह सकती थी, पर मैंने उस वक्त चुप रहना ही सही समझा। मैं खून के घूंट पीकर चुप रही। कहने का अभी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया था। मैं कुछ कहती उससे पहले ही मुझे दोषी करार दे दिया गया था। मैंने तब कुछ भी कहना सही नहीं समझा। मुझे पता था सब मेरे खिलाफ ही हैं, तो बहस का कोई फ़ायदा नहीं। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पीछे पापा मम्मी में खुसुर खुसुर होती रही। शायद उन्हें ताने दिए जा रहे थे कि तुम्हारी बेटी अपना घर न बसा सकी। ऊपर जाकर अपने कमरे की उस जगह को सूनी आंखों से देखने लगी। कितनी यादें जुड़ी थी मेरी इस जगह से। बात ये नहीं थी कि मैं पहली बार यहाँ आई थी, नहीं, पर इस तरह से तो पहली बार ही आई थी। पहले जब आई थी तब भाभी मम्मी सब मेरे पास आकर बैठ जाते, दुनिया भर की बातें करते।
पर आज तो मैं अकेली थी। एक दर्द भरी मुस्कुराहट चेहरे पर पसर गई और सामने की खिड़की से डूबते सूरज को देखने लगी। मेरी जिंदगी भी डूबी हुई नजर आ रही थी। अब याद करने लगी पिछले बीते कुछ दिनों को, जहाँ मैंने सब गलत चीज़ों को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ना शुरू किया था। निशांत मेरे पति, खास जॉब तो नहीं थी उनके पास, पर मैं तो उनके साथ ही खुश थी। पर शायद वो नहीं, उन्हें और चाहिए था अपनी लाइफ में। हाँ, वो ही क्या, सबकी यही ख्वाहिशें होती है, और पैसे और सेविंग और प्रमोशन। बस मुझे चाहिए था और सुकून। पापा जी तो थे नहीं, पर मम्मी जी की ख़राब तबीयत का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करती थी मैं। उनकी शुगर बीपी सब चेकिंग घर पे ही करती। उन्होंने माँ की तरह प्यार दिया तो मैंने भी बेटी की तरह उनका ख्याल भी रखा। पूरे घर को सलीके से संवार कर रखती थी। घर छोटा है बड़ा इससे मतलब नहीं होता, बस घर घर होता है। हम लड़कियों को ज़रूर ये कह दिया जाता है कि ये घर हमारा नहीं, पर हम तो जहाँ रहते हैं उस जगह को पूरे मन से स्वीकारते भी हैं। मैंने भी उस घर को अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर मेरे इन सब वसूलों में निशांत की सोच कभी मिली ही नहीं थी। शायद यही वजह रही होगी कि शादी की पहली सालगिरह ही हमारी जुदाई की वर्षगांठ भी बन जाएगी। ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, आम शादियों में शुरुआती साल मुश्किल भरे होते ही हैं। हाँ, ये सोचकर ही तो मैंने भी शुरू में सब मैनेज किया था। एक लड़की जब ससुराल आती है तो अपने तमाम ख्वाब और ख्वाहिशों को मायके की तिजोरी में बंद करके जाती है। मेरी इच्छा थी शादी के बाद जॉब करने की, पर निशांत को पसंद नहीं था तो मैंने वो भी छोड़ दिया। मम्मी जी की तरफ से पहनने ओढ़ने में पूरी छूट थी और मुझे भी घर में सलवार कमीज़ पहनना पसंद था, पर निशांत को साड़ी, तो मैंने वह भी छोड़ दिया। उसे पसंद नहीं था कि मैं वेज ही खाऊं या बनाऊं। उनकी खुशी के लिए नॉनवेज भी सीख लिया। उनकी खुशियों का ख्याल रखते रखते मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि मैं धैर्य कहाँ खो गई। साड़ी जिसे बांधनी तक नहीं आती थी वह आज किसी और की खुशी के लिए उसी में लिपटी रहती है। नॉनवेज की स्मेल से ही जिसे मिचली आती थी वह वही बनाती, और तो और वह तो भूल ही गई। उसका पसंदीदा रंग तो गुलाबी था, नीला नहीं। वह तो निशांत की खुशी के लिए सब करने लगी थी और उसके हिसाब से ही ढलने लगी थी। उनके पसंदीदा रंग में रंगने लगी थी। कहते हैं ना, बड़े झगड़ों की शुरुआत छोटे से छिटपुट से ही होती है। मुझे भी वो बात अच्छे से याद है जब उन्होंने मुझे खाने में नमक कम होने पर बेवजह इतना सुनाया था। फिर शाम तक बिस्तर तक आते आते वह भूल ही गए थे। सुबह का झगड़ा भी और सॉरी कहना भी। कभी कभी तो लगता कि उन्हें मुझसे प्यार नहीं, मेरी बस ज़रूरत ही है, शारीरिक ज़रूरत। अब रोज़ उनके ऑफिस की थकान और गुस्सा मुझी पर ही उतरने लगे थे। बात ये नहीं थी कि वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं पर बिस्तर तक। वो ये भूल जाते हैं कि हर बार ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो आप उससे माफ़ी मांगो। नहीं, बस एक बार सामने वाले का हाथ पकड़कर उसे अपने एहसास की गर्माहट महसूस करवाओ और बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देख लो। हम औरतों का गुस्सा तो कब का रफ्फू चक्कर हो जाएगा, पर वो इसके उलट शाम को गिफ्ट ले आते, पर प्राइस टैग के साथ, जैसे कह रहे हो कि आपकी माफ़ी खरीद रहा हूँ। हमें तो सिर्फ इज्जत ही चाहिए, वही अनमोल तोहफा है। हाँ, पर इतने बेशकीमती तोहफे के लिए खर्चा कौन करे। मेरे ख्यालों की गाड़ी चलती ही जाती, पर मैं खुद को बाहर ले आई थी। सामने देखा तो शाम ढल गई थी और रात होने को थी। मैं फ्रेश होकर आई थी तो निशांत के फ़ोन आ रहे थे। मैंने फ़ोन स्विच ऑफ करके खाना खाने चली गई। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वो भी क्या दिन थे जब हम एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे साथ में। मस्ती मजाक का माहौल बना रहता था, पर आज सन्नाटा पसरा हुआ था। निशांत के कॉल्स क्यों नहीं ले रही है तू? भैया चुप्पी तोड़ते हुए बोले। अब बात करने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है। मैं शून्य में देख रही थी। ऐसे सारे दरवाजे बंद करके नहीं आया जाता धैर्य अपने ससुराल से। पापा की सख्त आवाज़ आई। कहाँ कुछ बंद करके आई हूँ पापा, हमेशा झरोखे खुले ही रखे थे मैंने तो। पता नहीं निशांत ने उनमें झांकना कब छोड़ दिया। देख, ऐसी बातें बनानी हमें नहीं आती। हम समाज में रहते हैं और उसी के हिसाब से चले तो ही रह पाएंगे यहाँ। कौन सा समाज पापा? वो समाज जिसने कभी औरतों की इज्जत देने की बात कही ही नहीं, या वो समाज जहाँ सब कुछ सहना औरतों का जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। मेरे अंदर का गुब्बार निकलने को था।
ऐसे कुछ नहीं होता, कुछ तो सहन करना ही होगा, समझा दे इसे। वे मम्मी को सख्त हिदायत देकर उठने लगे। अब मैं नरमी से बोली, पापा, जिसने कभी अपने माँ बाप की मार नहीं सही, उंगली तक जिस पर उठाई नहीं गई, वह उस गैर से कैसे पिट जाए? क्या तलाकशुदा बेटी मरी हुई बेटी से ज़्यादा सही लगती है आपको? धैर्य, तलाक, ये सब उलझुल बातें कब से सोच रही है तू? और कौन सी पिटाई? एक थप्पड़ को मार कहती है तू? पापा गुस्से में आग बबूला हो गए थे। तो इंतज़ार करो इस बात का कि कब उनकी एक थप्पड़ किसी बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाए। और एक बात मैं कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरा मुंह मत खुलवाइए, मैं मम्मी नहीं हूँ पापा। मेरे कभी न बोलने के लिए बचाए गए शब्द जाने कब गुस्से में बाहर निकल गए, जिसे सुनकर पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। धैर्य, ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? भैया बोले, छोड़ इसे, ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे ऐसी ही बेवकूफ़ियाँ करते हैं। मैं जमाई को अभी फ़ोन करता हूँ, सुबह आकर सबके सामने खुली बात करेंगे। वे फैसला सुनाते हुए चले गए और उनकी इस बात से साफ जाहिर हो गया था कि वह मेरी सुनने से पहले अपने जमाई की बात सुनेंगे और उन्हीं के पक्ष में देखकर आगे की सुनवाई करेंगे। हाँ, सुनवाई ही तो है ये, घर रूपी, रिश्ते रूपी अदालत की सुनवाई, जहाँ अपने बच्चों से ज़्यादा उन पर भरोसा किया जाता है जो अभी कुछ ही वक्त पहले इस परिवार से जुड़े हैं। इसी प्रकार मेरी सुनवाई को सुबह तक टाल दिया गया था। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया था। मैं भी खाना अधूरा छोड़कर कमरे में चली गई। मुझे भी अब सुबह का ही इंतज़ार था। सुबह सब जल्दी उठ गए थे, घर में शांति छाई हुई थी। मेरे उठ कर आने पर मैंने देखा निशांत नाश्ते के वक्त ही आ गए थे, ये साबित करने कि उन्हें कितनी फिक्र है इस रिश्ते को बचाने की। उनकी शक्ल पर आज मैं फिर हार ही जाती अगर वो शब्द न गुजे होते। घर के काम करती हो तो वही करो। खैर, चाय नाश्ते के दौर के बाद पापा निशांत से पूछने लगे, बेटा क्या हुआ था? कहीं धैर्य से कोई गलती हुई थी क्या? मुझे खुद पर इतनी शर्म आई कि पापा के सामने ही कह दूं कि हाँ, आपको तो अपना सिक्का ही खोटा लगेगा ना। निशांत कुछ कहते उससे पहले ही मैं बोल पड़ी, मैं बताती हूँ ना। अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी का ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा जा रहा था। आप सब भी आ ही जाते, क्या सोचकर इन्होंने मना कर दिया, वो भी एक रात पहले ही। मुझे चिंता होने लगी, हफ्ते भर से पार्टी की प्रिपरेशन करने वाला बंदा अचानक ऐसे चुप कैसे? अगली सुबह मैंने भी मेरा फ़र्ज पूरा करने के लिए पूछा था कि क्या बात है। मुझे ये कहकर चुप करा दिया गया कि तुम्हें घर के काम करने ही आने चाहिए, बेवजह सिर मत खाया करो। हमारी वर्षगांठ की सुबह ही फीकी हो गई थी, पर मैं दिन भर झूठी मुस्कान का लिबास ओढ़े घूमती रही। शाम को छोटा सा फंक्शन तो था ही, मेरी फ्रेंड्स भी आई थी, इनके दोस्त भी आए थे, बस आप सबकी कमी थी। काश आप आते और अपनी आंखों से देखते कि आपकी बेटी गलत नहीं। मैं केक कटिंग के लिए इनका वेट कर रही थी, पर ये पूरे दिन से किसी फ़ोन कॉल पे बिजी थे। मैं खड़ी रही घंटे भर तक। क्या हुआ है? सुबह के बाद से मैं तभी इनसे बोली थी। इन्होंने गुस्से में फ़ोन फेंक कर मेरे गाल पर ज़ोरदार तमाचा मार दिया और बोले, नहीं मनानी कोई पार्टी, नहीं होगा कोई सेलिब्रेशन। निशांत जोर से चीखे। फिर बातों ही बातों में पता चला इनका प्रमोशन कैंसिल हो गया था। मैं चेहरे पर हाथ रखे खड़ी थी, ऐसे लगा किसी ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया हो। मैं और मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उस थप्पड़ की गूंज मेरे कानों में पिघले शीशे डाल रही थी और अब तक बाहर ही सबको सुनाई दे गई होगी। सब कोई खिल्ली उड़ा रहे थे मेरी। वहाँ खड़ा रहना मुझे दुनिया का सबसे बड़ा काम लग रहा था उस वक्त। सारे गेस्ट तमाशा देखकर धीरे धीरे जाने लगे थे। मम्मी जी का बीपी बढ़ गया था अपने बेटे की हरकत देखकर। वह इस कंडीशन में अपनी बेटी का साथ चाह कर भी नहीं दे सकी थी, क्योंकि आप सबकी तरह रहती तो वह भी समाज में ही है ना। मैं चुपचाप अपने आंसू छिपाते हुए आधी रात को पूरे घर की साफ सफाई में लग गई थी। आखिर फर्ज हर रिश्ते और दुख में आड़े आ ही जाता है। इनको भी शायद घंटे भर में ही अफसोस हो गया होगा। ये वापस भी आए थे मेरे पास, पर तब तक मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और मैं सूटकेस में अपने कपड़े रखने लगी थी। कहकर मैंने गहरी सांस ली। सब खामोश थे। भाभी और मम्मी की आंखें जरूर भर आई थी, पर पापा और भैया निर्विकार रूप से ही खड़े हुए थे। निशांत की आंखों में अब अफसोस दिख रहा था, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो कुछ कहने को आगे बढ़ते इससे पहले ही मैंने हाथ के इशारे से उन्हें चुप करवाते हुए कहा, निशांत, सारी बातें एक तरफ और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट एक तरफ,
मुझसे प्यार भले ही थोड़ा कम कर लो फिर भी चलेगा, पर इज्जत उसमें ज़रा सी भी घटाई मुझे गंवारा नहीं। पर धैर्य, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। निशांत ने मौका मांगा। मेरे कुछ कहने से पहले ही पापा ने उनका साथ देते हुए कहा, हाँ बोलो बेटा। पापा जी, मेरी कंपनी मुझे प्रमोशन दे रही थी। मैंने सोचा आप सभी को बुलाकर सबके सामने धैर्य को सरप्राइज़ दूंगा, पर ऐन मौके पर ऑफिस वाले जाने कैसे मुकर गए और किसी दूसरे को ये चांस दे दिया। ये बात मुझे एक रात पहले ही पता चली थी, पर कंफर्मेशन की कॉल उसी शाम को आई थी। तभी ये बीच में आ गई और फ्रस्ट्रेशन में आकर मुझ पर हाथ उठा लिया। मैंने आगे की बातें पूरी कर दी, पर धैर्य, मैं उन्हें चुप करवाते हुए बोली, निशांत आपकी बीबी थी मैं। मुझे कहते हम बात करते, कोई और सोल्यूशन सोचते। हमेशा आपका साथ देने के लिए खड़ी रही थी ना मैं, पर आपने तो मेरा गला भर्रा गया था। और पापा क्या कहा था आपने? एक थप्पड़ ही तो है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, एक थप्पड़ ही तो है, जस्ट अ स्लैप। पर नहीं मार सकते क्योंकि उसके उंगलियों के निशान गालों पर नहीं सीधे दिल पर छपते हैं, वो भी उस अमिट छाप के साथ जो कभी नहीं मिटती और उसकी गूंज चीखों में तब्दील होकर गूंजती रहती है पूरी जिंदगी। आपकी बेटी जिसका नाम आपने धैर्य रखा, वह धैर्यवान बनी भी रही थी, पर एक हद तक। मेरा विश्वास कीजिए पापा, आपकी बेटी ने पहली बार में ही हार नहीं मानी थी पापा, कि घर छोड़कर आ गई। मैं इनका गलत व्यवहार, गलत सोच नज़रअंदाज करती रही। मम्मी की सिखाई गई सीख पर चलती रही कि थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। मैंने मम्मी की तरफ देखकर कहा था, इस आस से कि शायद उन्हें तो अपनी बेटी पर गर्व हो, पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैंने फैसला लिया है, मैं इनके साथ और नहीं रहूँगी। मैं खुद को कड़ा करते हुए बोली। धीरू, वो मेरे करीब आए। ऐसा भी क्या हुआ यार, आई एम सॉरी ना, अब ऐसा कभी नहीं होगा, गलती से भी नहीं। उनकी आंखें नम थी। पर मेरा क्या, मेरे अंदर भी तो सैलाब उमड़ा था, वो तो कोई न देख सका। मुझे उनकी बात पर हंसी आ गई। तभी तो जा रही हूँ आपसे दूर, क्योंकि खुद पर इतना यकीन तो है मुझे कि आपके करीब रही तो ये बेजान रिश्ता तो बच जाएगा, पर मेरा आत्मसम्मान वो मर जाएगा और मुझे धिक्कारेगा, ताउम्र कमज़ोर बना देगा मुझे और आपको मजबूत। वो असमंजस में थे। हाँ, क्या गारंटी है जो इंसान एक बार हाथ उठा ले वो दूसरी बार ये नहीं करेगा, बल्कि दूसरी बार तो उसका हाथ खुल जाएगा। तब थप्पड़ों को मुक्कों और मुक्कों को लाते घूसे में बदलते वक्त भी नहीं लगेगा। मैं बोली, मैं ऐसा लगता हूँ उन्हें मेरे शब्दों पर यकीन ही नहीं हुआ। लगे तो ऐसे भी नहीं थे कि मुझ पर कभी हाथ उठाओगे, पर उठाया ना। क्यों लड़कियों को यही सिखाया जाता है भाई, औरत हो तो थोड़ा सा सहन तो करना ही पड़ता है। अरे क्या हो गया जो गुस्से में हाथ उठा भी लिया, तो इसमें भी प्यार ही छुपा है। ऐसे मर्द हर किसी को थोड़ी मार सकता है। अरे लड़की तो अपने ससुराल में ही शोभा देती है, वो जैसा भी हो उसकी अर्थी वहीं से उठनी चाहिए। ऐसी घर संभालना मुश्किल काम होता है, थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करने की हिम्मत लड़कियों में होनी ही चाहिए। और आखिर में आता है सबसे फेमस डायलॉग, एक थप्पड़ ही तो है। निशांत, यहाँ बुलाकर मैं तुम्हारी रेपुटेशन नहीं गिराना चाहती थी, पर इसके लिए मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम कैसे कर लूँ। आई एम सॉरी बट नाउ दैट्स इनफ, अब नहीं रह पाऊँगी तुम्हारे साथ। मैंने हाथ जोड़कर कहा तो वह मेरे गले लगकर रो पड़ा। मुझे पिघलाने के तमाम तरीकों का जानकार था। वो किस हालात में कौन सी नब्ज पकड़नी है ये बेहतर मालूम है उसे। उसने सीधे दिल की नस पर हाथ रखा। जैसे ही उसने पीठ पर हाथ रखा मुझे उनकी थप्पड़ याद आ गई। मैं दूर हट गई और बोली, पापा आपको कोई फोर्स नहीं कर रही मैं कि आपको मेरा साथ देना ही होगा। मैं अकेले भी डिवोर्स केस लड़ सकती हूँ, आप पर कोई बोझ बनकर नहीं रहूँगी। शादी से पहले भी तो जॉब करती ही थी ना, अब भी करूँगी। अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगी, अपनी शर्तों पर। और आपको तो फ़क्र होना चाहिए कि आपकी बेटी में काबिलियत है गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की। खैर कोई बात नहीं, मैं एक बार शांति से बात करना चाहती हूँ। मैं कुछ रुक कर बोली, देखो निशांत, मुझे आपसे कोई लड़ाई नहीं जीतनी है, मुझे बस मेरी ज़िंदगी जीनी है। इसलिए कहती हूँ अपनी मर्जी के साथ अलग हो जाते हैं। इस बात पर मेरी आँख से भी एक कतरा आंसू का गिरा था, पर मैं खुद को मजबूत बनाने की कोशिश में थी, इसलिए किसी की शक्लें वापस नहीं देखी कि कहीं कोई मुझे कमज़ोर ना कर दे। मैंने निशांत को भी हाथ जोड़कर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जानती हूँ अब सब कोई मेरे खिलाफ ही है, पर कोई बात नहीं, मैं खुद तो खुद के साथ हूँ ना, और किसी के साथ की मुझे ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक थप्पड़ की ही नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान की भी है।
जिसका होना जिंदा होने की निशानी है, वरना उसके बिना तो इंसान सिर्फ एक जिंदा लाश है। जिंदा लाश। मुझे मेरे जिंदा होने के लिए लड़ना था। बस बात इतनी है कि ये लड़ाई मेरे अपनों से ही है, जिसमें काफ़ी परेशानियों का सामना मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। उसके लिए मैं तैयार भी थी। मैं बिना मुड़े, बिना किसी से कुछ कहे ही अपने कमरे में चली गई। खुद की ज़िंदगी में जहाँ किसी फलाने की बेटी, ढिमकाने की पत्नी होने से पहले मैं हूँ धैर्या। निशांत की वाइफ या अपने पापा की बेटी नहीं, मैं धैर्या हूँ और मैं लड़ूंगी अपने आत्मसम्मान के लिए। दोस्तों, शादी के बाद पति पत्नी दोनों की यह जिम्मेदारी होती है कि एक दूसरे को समझे और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, क्योंकि शादी दो इंसानों का मिलन होता है जो एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। तो अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए दोनों को एडजस्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ पत्नी को ही। और यह बिल्कुल सच है कि लोग कहते हैं कि एक थप्पड़ ही तो है, लेकिन उस थप्पड़ का चोट कहाँ कहाँ लगता है यह सिर्फ जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है। आपको धैर्या का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।